सियासत अब तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। जग हसाई लालू प्रसाद जी अपने आप में खुद करवा रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर आरजेडी के एक नेता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग क्या की। बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। ऐसी मांगे तो खैर होली के अवसर पर होती हैं। भारत रत्न की ऐसी तौहीन न करें लोग। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर एक एक करके कई जेडीयू नेताओं ने तंज कसा। राजीव रंजन ने कहा कि भारत रत्न की ऐसी तौहीन ना करें, तो दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह डाला कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर से करना गलत है। ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है, तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। जेडीयू की तरह बीजेपी के नेताओं ने भी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर कटाक्ष किया है। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। ऐसे में ये एक दलित कार्यकर्ता की भावना है। देखिए, लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। इसी साल लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़े वर्ग को बड़ा मैसेज दिया था। उसके बाद बिहार से पहले रामविलास पासवान के लिए, फिर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए और अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए उनके समर्थकों ने भारत रत्न की मांग की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस बंगले को चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय के लिए अलॉट कर दिया है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। जून 2021 यही वो तारीख थी जब एलजेपी में टूट की खबर आई। चिराग पासवान अपने चाचा के दिल्ली वाले सरकारी आवास के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और जब घर के अंदर एंट्री मिली भी तो चाचा पारस भतीजे चिराग से नहीं मिले। फिर धीरे धीरे चिराग के हाथ से पार्टी चली गई। पार्टी का निशान बंगला गया और पिता के नाम पर अलॉट सरकारी बंगला भी छिन गया। यहाँ तक कि मंत्री पद की कुर्सी भी चाचा को मिल गई। लेकिन 2 साल के अंदर समय ने करवट ली। चिराग की पार्टी को 5 सांसद मिले, चिराग को केंद्रीय मंत्री का पद मिला और अब जिस बंगले में चाचा पशुपति कुमार पारस का ऑफिस था और जिसमें वो रहते थे, वो भी चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट हो गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दे दिया है। विभाग के पदाधिकारी बंगले को खाली करने का नोटिस लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि 7 दिनों में बंगला खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक बंगला खाली करवाया जाएगा। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन अब बंगले को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। हमने पहले भी भवन निर्माण विभाग को कहा है कि न्यायालय में फैसला है। आज जब उसने कहा है कि स्टे नहीं है तो हम कह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए, 10 दिन कोर्ट से आप ऑर्डर रीइंस्टेट करा लीजिए आपका अपना अलॉटमेंट, आप उसके बाद रहिए। अब देखना होगा कि विवाद के बाद जिस ढंग से एलजेपी का निशान बंगले को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था, क्या सरकारी बंगले को लेकर भी वैसी ही स्थिति पैदा होती है या फिर आसानी से बंगले का विवाद हल हो जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या खान सर आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे। दरअसल इस मुलाकात के समय ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। खबर है कि खान सर ने इस मुलाकात के दौरान शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नीतीश कुमार से की ओर से उठाए गए कदम का न सिर्फ समर्थन किया,
बल्कि दारोगा और शिक्षक परीक्षा को लेकर कुछ सुझाव भी सीएम को खान सर ने दिए। मुलाकात के बाद खान सर ने बताया कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। आरा के तरारी विधानसभा सीट से जनसुराज की उम्मीदवार किरण देवी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर और कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने नामांकन के दौरान आरजेडी और जेडीयू पर बड़ा हमला भी बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद के राज में अपराधियों का बोलबाला था तो नीतीश कुमार के राज में अधिकारी सरकार चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक हजाम से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि लालू प्रसाद के राज और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू प्रसाद के राज में हजामत अपराधी बनाते थे, नीतीश कुमार के राज में जनता की हजामत अधिकारी कर रहे हैं। तो एक हजाम सैलून चलाने वाले एक हजाम से लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने पूछा सभा में कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है। तो उसने बताया कि भाई मैं तो भैया हजाम हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ कि लालू के राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत जनता का अधिकारी बना रहे। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था किसी से, जो करना है कर लो, हम बदमाशी करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में अपराधियों अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। तो सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसा घूस के काम हो सके, तो ये अधिकारियों का जंगल राज है। तो आप वोट ये मालूम है जो सुनील पांडे हैं उनको मालूम है कि जदयू में, पहले जदयू में थे ना ये भाई साहब, जदयू में इनको मालूम है लड़ेंगे तो सब हरा देगा। सुनिए ना भाई, लोजपा में थे, जदयू में थे, अब भागकर आए हैं भाजपा में। क्यों? उनको मालूम है अगर जदयू में रहेंगे तो नीतीश कुमार के नाम पे एक वोट पड़ेगा नहीं, तो ये भाजपा का चोला ओढ़ कर आए हैं, लेकिन सही में तो हैं। वहीं रामगढ़ सीट से जन सुराज के उम्मीदवार सुशील कुमार कुशवाहा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जुटे थे। नामांकन में जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती भी शामिल हुए। नामांकन के बाद सुशील कुमार कुशवाहा ने भारी मतों से जीत का दावा किया तो मनोज भारती ने कहा कि सरकार कई सालों से बिहार के लोगों को मूर्ख बना रही है, बहुत जल्द बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि जनता का पूरा पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। जी 4-5 लोगों का नाम आ रहा था, वो भी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं, सब लोग हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं, सब लोग साथ में हैं। किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। मैं रामगढ़ को हर हाल में जीतूंगा। अपने नेता और जन स्वराज के हमारे जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके बल पर, इस जितने भी हमारे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में जा के भुखमरी का शिकार होते हैं और तमाम लोग उनको टार्चर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यह पूरा पहला मुद्दा होगा। उस पलायन को हर हाल में हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसुराज पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जनसुराज इलाके में लोगों का फॉर्म भरवा रही है और 1-1 लाख रुपए का फॉर्म भराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वोट देने पर 1 लाख रुपए घर पहुंच जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने बेलागंज विधानसभा में जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी और इमामगंज प्रत्याशी दीपा मांझी के लिए वोट मांगा। हम कहानी के सावधान कर रहे हो और हम ई मंच से इलेक्शन कमीशन के कुछ पदाधिकारी के भी कहिए कि इलेक्शन कमीशन एकरा पर ध्यान दे। जानते हैं जाना हो जी सम्राट जी, हर शिविर कास्ट के टोला में जा रहे हैं और 1 लाख रुपया के फार्म भरा हुआ है। पढ़ाई में तू वोट दे देना तो 1 लाख रुपया पानी के घर पहुँच जाए। बतावा तो ये अन्याय अभी प्रकार के बाद अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन के कहा
कि ओकरा पर केस करे के चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीत का दावा किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर और संविधान खतरे में होने की बात को बताकर महागठबंधन भले ही जीत गई थी, लेकिन इस बार चारों सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। जुमलेबाजी करते हैं जिन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है, उनके बारे में जनता बिल्कुल ही साफ है कि चारों सीटें जीत करके जो एक धोखा दिया गया था लोकसभा चुनाव में उस इलाके में कि संविधान खतरे में है और अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो देश के संविधान पर संकट होगा, और ये एक पूरा झूठ बोल करके जो वोटों की राजनीति की लाभ उठाने का काम विपक्षी ने किया था, आज वो भ्रम जनता में टूट चुका है। बढ़ते हैं आगे। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार पहले सरकारी कार्यालयों को शराब से मुक्त करे, क्योंकि थाना, अंचल और प्रखंड कार्यालय शराब आपूर्ति का केंद्र बन गया है। बिहार के अधिकतर थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी शराब का सेवन कर रहे हैं। सरकारी महकमे के संरक्षण में शराब की आपूर्ति गांव-गांव में हो रही है। शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के क्या कहिएगा, जब थाना में ही थाना प्रभारी पुलिस लोग जब दारू पी रहे हैं तो शराबबंदी कहाँ से कैसे मानिएगा। पहले माननीय आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी, मेरा उनसे अपील है कि जितना सरकारी महकमा है, थाना, अंचल, ब्लॉक, इसको पहले कंट्रोल कीजिए, पब्लिक को बाद में करिएगा। यहीं से शराब का जो जाखीड़ा है ना, वो पास हो रहा है गाँव में। जी कहाँ की घटना है यार? कौन घटना? कहाँ थाने पे? कैमूर में आप नहीं देखे, पेपर में निकला था कि थाना प्रभारी और ये पुलिस सब लोग मिल करके दारू पी रहे हैं थाना में ही। नालंदा के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की 55वीं वर्षगांठ पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। सीएम ने इंटीग्रेटेड शांति भवन का उद्घाटन किया। ये भवन कई सुविधाओं से लैस है और सीएम ने इंटीग्रेटेड भवन का उद्घाटन कर देशी विदेशी पर्यटकों को बड़ी सौगात दी है। सीएम आज भारत जापान मैत्री के प्रतीक और बौद्ध धर्म केंद्र में आयोजित विश्व शांति स्तूप में भाग लिए। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर 55वां विश्व शांति स्तूप दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएम ने 16.38 करोड़ की लागत से शांति भवन का उद्घाटन किया। जमुई के बसंतपुर हाई स्कूल में आज शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसीएस एस सिद्धार्थ पहुंचे थे। एसीएस ने मारपीट की घटना की जानकारी ली। शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एस सिद्धार्थ ने एसपी को निर्देश भी दिए। बता दें कि बीते दिनों पहले हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने मारपीट की थी। देखिए, शिक्षकों के से मारपीट जरूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बुला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है। और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक कांड में फरार चल रहे संजीव मुखिया की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ईओयू ने उसकी संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। संजीव मुखिया की जमीन और मकान की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही ईओयू ने उसके खाते को भी अब सीज कर दिया है। ईओयू ने संजीव मुखिया के पास आय से 144% अधिक संपत्ति पाई है। साथ ही ईओयू ने इस बात का भी पता लगाया कि पिछले 12 साल के दौरान संजीव मुखिया ने कॉलेज कर्मचारी के तौर पर 52 लाख रुपए कमाए। उसने आय से अधिक 2 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड और देश के सबसे बड़े माफिया संजीव मुखिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भले ही नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई उसकी तलाश कर रही हो और वह फिलहाल भागा फिर रहा हो, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खिलाफ शिकंजा कस दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने उसके 4 ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की है और आय से अधिक तकरीबन 114% अधिक संपत्ति पाया गया है, तो उसको लेकर उसके खिलाफ न केवल इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने
अपने थाने में FIR दर्ज किया है, बल्कि एक्शन लेते हुए उसके सभी खातों को सील कर दिया है। छापेमारी में जिन जमीन और मकान के कागजात रिकवर किए गए हैं, उनकी खरीद बिक्री पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। EOU ने गिरफ्तारी या किसी दूसरे तरह की कार्रवाई को लेकर संजीव मुखिया ने जिस तरीके से कोर्ट का सहारा लिया है, उसके खिलाफ भी कोर्ट में आवेदन दिया है और EOU की कोशिश है कि जो रोक लगाई गई है उससे उसको बाहर किया जाए, यानी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षक बहाली नीट UG के साथ ही कई परीक्षाओं के पेपर लीक कांड की जांच की है और संजीव मुखिया की उसमें अहम भूमिका रही है। उसके बैंक खाते में 32 लाख रुपए कैश हैं। उसकी कुल आय 1 करोड़ 22 लाख रुपए है, जबकि कुल खर्च 2 करोड़ 30 लाख रुपए हैं। तो यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजीव मुखिया एक कितना बड़ा माफिया है, किस तरीके से उसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी EOU ने उसके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है, वैसे में बहुत जल्द ही वो कानून के शिकंजे में भी आ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। ईडी को पूर्व विधायक गुलाब यादव की रिमांड मिल गई है। ईडी को 7 दिन की रिमांड मिली है। ईडी की टीम अब गुलाब यादव से पूछताछ करेगी। गुलाब यादव की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी ईडी ने की और उसके बाद रिमांड मांगी गई थी। अब ईडी की टीम को रिमांड भी मिल गई है। आपको बता दें कि बेऊर जेल में फिलहाल गुलाब यादव बंद हैं और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। ऑनलाइन गेम खेलना कितना खतरनाक हो सकता है कि किशनगंज के इस खबर से आप समझ सकते हैं, जहां विकी चौधरी नाम के एक युवक ने कारोबार के लिए मां से पैसे मांगे, जिसके बाद मां ने बैंक से 2 लाख रुपए लोन लेकर बेटे को दे दिया, लेकिन बेटे ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में सारे रुपए गंवा दिए। लोन नहीं चुकाने की स्थिति में अब वो 4 महीने से घर से गायब है। विकी ठाकुरगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है। अब उसकी मां ने PM मोदी से गुहार लगाई है। फिल्म